Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 1st June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स कवर करेंगे। इस वीडियो में आज हम 3 बड़े आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। वन इज़ अबाउट rebooting of rail link by India and Bangladesh, followed by Germany's stand in the Ukraine war, and then lastly we'll discuss India's electronic vehicle ambition, which rides on the 3 wheels. So we'll see this editorial. इन तीनों एडिटोरियल्स के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन जिस्ट है, वो हम इस आर्टिकल में, इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल rebooting of rail link by India and Bangladesh. This is based on Indian Express article. ये इंडियन एक्सप्रेस में आज के पेपर में आया है। सो वाई दिस इशू इज़ इन न्यूज़। तो कोविड-19 पेंडेमिक के आउटब्रेक के बाद जो रेल लिंक था इंडिया और बांग्लादेश में, वो उस टाइम पे स्टॉप कर दिया गया था। एंड आफ्टर 2 years नाउ जो पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो चल रही हैं, उनको रिज्यूम किया गया है। तो कोविड की वजह से जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेन सर्विसेज थी जिनको रोका गया था, नाउ दे आर अगैन रिज्यूम्ड। तो यहाँ से एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश में मेजर ट्रेन सर्विसेज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आती है यहाँ पे मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता और कुल्ना वाया पेट्रोपोल एंड बेनापोल बॉर्डर रूट से होकर जाती है। ये 2008 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बिटवीन कोलकाता फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया एंड खुलना एंड पेट्रोपोल एंड बेनापोल ऑन द साइड ऑफ बांग्लादेश। तो ये बॉर्डर रूट से होते हुए मैत्री एक्सप्रेस आती है। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008। आफ्टर दैट वी हैव बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस अगैन एक रेल लिंक है बिटवीन कोलकाता एंड खुलना, and this is basically served by the Berisal Express in 1965, जो कि जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था उसके बाद इसे रोक दिया गया था, जिसके बाद इसे दोबारा रिज्यूम किया गया इन द फॉर्म ऑफ बंधन एक्सप्रेस। दिस रूट वॉज रीस्टार्टेड इन 2017, जो कि पहले 1965 में बंद कर दिया गया था। देन वी हैव मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी जो नॉर्थ बंगाल में है, इसे कनेक्ट करता है विद ढाका। ये ट्रेन की अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी जब वो लास्ट ईयर 2021 में व्हेन ही विजिटेड ढाका, तो उस टाइम पे मिताली एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट की गई थी। तो ये तो रिसेंट है। देन वी हैव हल्दीबाड़ी एंड चिलाहाती रेल लिंक। 2021 में दोनों साइड्स इंडिया और बांग्लादेश ने एग्री किया कि देयर शुड बी अ रेगुलर मूवमेंट ऑफ फ्राइट ट्रेन्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, एंड इसे लेकर हल्दीबाड़ा विच इज़ इन इंडिया एंड चिलाहाती विच इज़ इन बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में जो रेल लिंक था उसे रिस्टोर किया गया। सो ये जो हल्दीबाड़ी एंड चिलाहाती रेल लिंक है इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के टाइम पे, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, इट वाज ऑपरेशनल टिल 1965, बट बिकॉज ऑफ द वॉर इस लिंक को बंद कर दिया गया था, जिसे अगैन 2021 में रिस्टोर करके इनिशिएट किया गया है। This was part of Broad Gauge, main route from Kolkata to Siliguri at the time of partition. तो ये जो हल्दीबाड़ी एंड चिलाहाती रेल लिंक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेल लिंक था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑल्सो। सो अल्टीमेटली देखें, एक तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी आपको कुछ मेजर रेल लिंक्स के बारे में पता होने चाहिए बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। But the lastly question comes, what is the significance of this rail infrastructure when it comes to the relationship of India and Bangladesh? देखें, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही साइड के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए ये जो रेलवे है, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, उनको डीपन अप किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स एज वेल एज पैसेंजर। एंड अभी तक इंडिया और बांग्लादेश में 5 जो रेल लिंक्स हैं उनको रिबूट भी किया गया है। पेट्रोपोल विच इज़ इन इंडिया एंड बेनापोल विच इज़ इन बांग्लादेश, इनके बीच में गेदे विच इज़ इन इंडिया एंड दर्शाना इन बांग्लादेश, सिंगाबाद एंड रोहनपुर, राधिकापुर एंड बिरोल,
हल्दीबारी एंड चिलाहाती, ये तो हमने अभी डिस्कस किया है। तो ये कुछ ऐसे रूट्स हैं जो कि दोनों के बीच में रिस्टोर किए गए हैं, रिबूट किए गए हैं। रेलवे एंड PSU कॉनकोर दे हैव स्टार्टेड दिस कंटेनर कार्गो, ताकि जो गुड्स हैं ऑफ प्राइवेट क्लाइंट उनकी फास्ट मूवमेंट हो सके बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इवन 2021 में ईस्टर्न रेलवे ने इम्पोर्ट ऑफ डी ऑयल्ड सोया केक्स को भी फैसिलिटेट किया था, स्पेशली फ्रॉम द बांग्लादेश, कि बांग्लादेश से डी ऑयल्ड सोया केक मंगवाए जाएंगे और इसका जो इम्पोर्ट है इससे भी फैसिलिटेट किया जाए। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इट इज़ अबाउट जर्मनीज स्टैंड इन द यूक्रेन वॉर। So, sending arms to Ukraine could basically mean modification of several decades of Germany's non-interventionist policy. ये तो एक बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए हमें वैसे भी यूरोप में मिल रहा है, चाहे वो स्वीडन और फिनलैंड की बात हो इन टर्म्स ऑफ joining the NATO, and now Germany has provided, sent some arms to Ukraine. So does this signal that now even Germany is also changing or modifying their non-interventionist policy? So जर्मनी ने ये जो रशिया ने जो इन्वेजन की है यूक्रेन की, इसको लेकर मिस जजमेंट क्या हुई है, पहले तो ये समझते हैं। देखो, जब हम बाल्टिक स्टेट्स की बात करते हैं जिसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सब कंट्रीज़ आ जाते हैं, पोलैंड, they had long warned that Russian invasion of Ukraine could be the next step after the annexation of Crimea in 2014. 2014 में क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद कि अब रशिया पूरे यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है, ये बाल्टिक स्टेट्स और पोलैंड ने काफ़ी पहले से वो वॉर्न कर रहे थे। लेकिन इस स्टैंड को लेकर जर्मन का जो रिएक्शन था वो बहुत ही इंडिफरेंट था। उन्होंने इसे कहा कि भाई ये कुछ नहीं है, आप इसे एग्जैगरेट कर रहे हो, इट इज़ ऐसा कुछ नहीं होगा। बट current as well as former government in Germany hoped that Russian President Vladimir Putin might be deterrent if offered the concessions without any penalties. So even after the annexation of Crimea in 2014, जो major pipeline है Nord Stream 2 which is between Russia and Germany, this was approved and ये almost operationalized भी हो चुकी थी। लेकिन जो recent invasion की है जर्मनी ने यूक्रेन की, this turned out Germans believed to be only wishful thinking. उन्हें ये जो लग रहा था कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इतने डिटरेंट नहीं होंगे अगर उनको कंसेशंस ऑफ़र की जाएंगी विदाउट एनी पेनल्टीज़, बट उनका ये जो प्रोसेस था वो थोड़ा डिफ़र कर गया, स्पेशली आफ्टर व्हेन यूक्रेन वाज इन्वेडेड बाय रशिया। आफ्टर हिटलर, see, Germany basically struggled hard to be regarded as a democratic, pacifist and cooperative and understanding and helpful country. उन्होंने अपनी इमेज को इस तरह से बनाया है कि हम एक डेमोक्रेटिक, एक पैसिफिस्ट, एक कोऑपरेटिव, अंडरस्टैंडिंग और एक हेल्पफुल कंट्री हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जर्मनी की मिलिट्री फोर्स, उनकी पावर पॉलिटिक्स, उनके नेशनल इंटरेस्ट, ये ऑलमोस्ट कुछ टैबू सब्जेक्ट्स बन गए थे। सो दे यूज टू डिक्लाइन देयर इन्वॉल्वमेंट इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, जो कि उनका एक नेशनल मंत्रा बन चुका है। सो एज अ रिजल्ट जर्मनी स्टार्टेड टू लैक अ रियलिस्टिक थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ देयर फॉरेन अफेयर्स। They have overestimated their influence on Kremlin and they underestimated Mr. Putin's security obsession over the last 3 decades. यहाँ पे जर्मनी से एक थोड़ी गलती हुई है। उन्होंने पुतिन की जो सिक्योरिटी ऑब्सेशन है उसे अंडर एस्टिमेट किया, एंड दे ओवर एस्टिमेटेड देयर इन्फ्लुएंस ऑन क्रेमलिन ऑन द अदर हैंड। सो जर्मन्स दे बिलीव दैट रशिया वुड अवॉइड वॉर इन ऑर्डर टू रीप द पीस डिविडेंड। यहाँ पे जो जर्मन गांधीयन ड्रीम आता है, द जर्मन गांधीयन ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, दैट इज विदाउट एनी आर्म्स, and this basically attracted the people who had initiated and suffered most from the destruction of Europe in 2 world wars in 20th century. तो एक तरफ तो यहाँ से हमें झलक दिख रही है कि जर्मनी की जो नेचर ऑफ स्टेट रहा है, जिस तरीके से वो फॉरेन अफेयर्स से डील कर रहे हैं, जो उनका जर्मन गांधीयन ड्रीम है, उस हिसाब से
they were actually not anticipating the Russia's invasion of Ukraine. So now as we seeing that Germany is now getting involved in this situation, किस तरह जर्मनी का ये जो पीस लविंग पॉलिसी थी वो कैसे चेंज हो रही है. सी जर्मनी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड बट जर्मनी हैज़ स्टार्व्ड इट्स आर्म्ड फोर्सेस फाइनेंशियली. तो आर्मी दे हैव अ वेरी हाईली डिमिनिश्ड नंबर ऑफ सर्विसेबल हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन्स और आर्टिलरी. So even by sending the navy to protect certain shipping route, let's say in order to protect the export opportunity, which will form the basis of German wealth, this was condemned as a relapse into the military adventurism in last section of the media. तो क्योंकि जो पास्ट रहे हैं जर्मनी का, तो उसे लेकर आर्म्ड फोर्सेस को फाइनेंशियली उतना ज़्यादा बूस्ट नहीं दिया जाता. दे हैव बीन स्टार्व्ड बिकॉज ऑफ दैट. And the army of Germany, it is highly diminishing in terms of the number of serviceable helicopters. और अगर वो अपने शिपिंग रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी नेवी भेजते हैं ताकि उनकी जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मेंटेन रहें, दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ जर्मन वेल्थ. इसे भी कंडेम किया जाता है एज अ रिलैप्स इनटू मिलिट्री एडवेंचरिज्म. तो पॉलिसी जर्मनी की कुछ ऐसी है विच इज़ मोर पीस लविंग पॉलिसी. However, this prevents, how does this prevent, for Germany to take stand in Ukraine war? See, Ukraine pleads for weapon to defend itself, ये हम लगातार देख रहे हैं, and Germany has hardly anything to offer, to Ukraine, क्योंकि उन्होंने खुद अपना जो military expenditure है वो उतना नहीं किया हुआ, and after, they cannot offer much except for the tanks that has been decommissioned a decade ago. So for which they have no ammunition available as well. यहाँ पे जो mental reservation stand है in the way of steering a different course throughout German society, that is also present there. अब ये जो peace loving view है, this is followed by the chairman of Social Democrats Party as well as various other dignitaries. And they are not in the favor of armed delivery to Ukraine. क्योंकि इसको लेकर काफ़ी रेजिस्टेंस उनको देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज एज वी सेड जर्मनी हैज़ दिस जर्मनी गांधीयन विजन और दिस जर्मनीज पीस पॉलिसी. तो इस तरह के डिलेमा की वजह से अब ये जो यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें यूक्रेन को सपोर्ट करना ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स डिलेमा बन चुका है. It is also important to note over here that Germany is an important member of EU and NATO. So, but it is very extremely conflicted that how deeply Germany should engage itself, while supporting Ukraine. So, while deciding a course of action, which will mean, further modification of their non-interventionist policy, वो हमें देखने के लिए मिल गया है, as they have sent few weapons to Ukraine. तो जर्मनी का स्टैंड यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ये एक ऐसा कंट्री है, वो वॉर्स जिसने यूरोप को डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय किया, बहुत डीपली इफेक्ट किया, वर्ल्ड वॉर्स, दे वर सेंट्रिक टुवर्ड्स जर्मनी. एंड इस रशिया यूक्रेन वॉर में जर्मनी का जो स्टैंड है वो एक ऐसी पिक्चर दिखाता है कि जर्मनी ने अपनी प्रेजेंट टाइम में किस तरह की इमेज बना चुके हैं और किस तरह की पॉलिसी वहाँ पे काम कर रही है, कि अब अगर उनको यूक्रेन को सपोर्ट करना है तो उसमें एक बहुत बड़ा डिलेमा जर्मनी फेस कर रहा है. आगे बढ़ते हैं. Our next news article is about India's electric vehicles ambition, which rides on 3 wheels. So basically the sale of 3-wheel electric vehicle, this is doing fairly well than the sale of 2-wheel and the 4-wheel. तो इसीलिए ये टाइटल है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो एम्बिशन है वो बेसिकली 3 व्हील्स के ऊपर राइड कर रहा है. नाउ हियर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू नो अबाउट फेम स्कीम. फेम सेकेंड. सो फेम इज़ फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम, एंड इसका फेज़ 2 चल रहा है, विच वॉज अप्रूव्ड इन 2019 विद एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज़. ना इस स्कीम में बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पुश दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो इसका फेज़ 1 है वो 2015 में लॉन्च हुआ था विद 895 करोड़ आउटले,
लेकिन अब इसका जो सेकेंड फेज़ है वो 10,000 करोड़ से लॉन्च किया गया है. सो दिस विल डेफिनेटली गिव अ रिन्यूड पुश. It aims to support 10 lakh e2-wheelers and 5 lakh e3-wheelers and 55,000 e4-wheeler passengers car and 7,000 e-buses. ये टारगेट है 10 लाख टू व्हीलर्स का, 5 लाख थ्री व्हीलर्स का और 55,000 फोर व्हीलर्स का कि ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तौर पे आएँ. Now यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है that how successful was is that the famed second scheme. तो इसे लेकर जो कंपनीज से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, बिकॉज सी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा पुश दिया है इन टर्म्स ऑफ इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग. सो एज अ रिजल्ट जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की जो लेगेसी है लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो इलेक्ट्रिक, TVS, they have unveiled their electric vehicle offerings now. New electric vehicle players भी आ रहे हैं like Ola and Bounce, they have emerged on this scene also. और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन की अगर हम बात करें, सो देर आर 3 years into the FAME second एंड देर इज़ अडॉप्शन लैग. जो हमारा टारगेट है वहाँ पे हमें लैग देखने के लिए मिल रहे हैं. यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट बड़ा फैक्टर यहाँ पे कोविड-19 पैंडमिक आता है, जिसकी वजह से जो FAME second है इसे 2 year का एक्सटेंशन दिया गया in June 2021 also. 3-wheeler electric vehicles, they're dominating the electric wheeler market. जो 2-wheelers हैं और जो 4-wheelers हैं वहाँ पे थोड़ा सा कंसिडरेबल कवरेज ही आया है, लेकिन 3-wheeler के टर्म में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है. द सेल ऑफ 2-wheeler electric vehicle, it comes at a second number with 30% registration. और जो पैसेंजर 4-wheeler हैं वो 2.5% के स्केल पर ही हैं इन टर्म्स ऑफ द टोटल सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल. 3 जो हैं हमारे 3 व्हीकल्स जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनकी जो सेल है वो 4 लाख व्हीकल्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है. टारगेट 5 लाख सेट किया गया है 2019 के बाद से. And number is expected to be higher because there is prevalence of unregistered vehicles in India also. तो जो current rate है कि जो 3-wheeler vehicles हैं, they will definitely gonna breach the 5 lakh target by 2023. And also there are certain states जो कि 3-wheeler की sales में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. This includes Assam, Bihar, Delhi, UP and West Bengal. बिकॉज टोटल जितनी भी सेल हुई हैं, जितनी भी रजिस्ट्रेशन हुई है, उसमें से 80% इन्हीं 5 स्टेट्स में से आया है. एंड विद यूपी ओनली अकाउंटिंग फॉर 40% ऑफ ऑल दी रजिस्ट्रेशन. इन सभी स्टेट्स में आसाम, दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, दे हैव फॉर्मलाइज द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, वेयर एज बिहार हैज़ अ ड्राफ्ट पॉलिसी. अभी उनकी फाइनल पॉलिसी ड्यू है जो कि इंट्रोड्यूस की जाएगी इन 2022 ओनली. एंड यही वो 5 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे देर इज़ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड देर इज़ ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट. एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेल है, जो नंबर है, वो बढ़ता जा रहा है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि इन स्टेट्स में ऐसे क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं विच इज़ प्रमोटिंग द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो याद रखिएगा कि ये 5 स्टेट्स जो हैं दे बेसिकली प्रोवाइड road tax exemption of 100%. road tax exempt किया जाता है and also there is exemption on registration fee also. Assam, Delhi, West Bengal, they have linked their incentive to the battery size also. And in addition to that, जो benefits हैं they depend upon the interest rate, in terms of loan, and they even the sector page incentives in some cases also. UP has also offered 100% interest-free loan to state government employee for purchasing electric vehicles. 30% subsidy on the road price of electric vehicle to family with a single girl child. तो यहाँ पे इस तरह के incentives दिए जा रहे हैं. Also they have exempted SGST on all such vehicles. जितने भी electric vehicles हैं उनके ऊपर SGST को जो है exempt किया गया है. UP has also outlined the incentives to promote electric vehicle manufacturing in the state also. And Bihar की भी जो draft electric vehicle policy है, it has been drafted along the similar lines only, जहाँ पे adaptation और manufacturing के ऊपर focus किया जा रहा है.
फिर एक क्वेश्चन आता है दैट हाउ वेल नाउ द लोकल मैन्युफैक्चरर्स विल फेयर अप अगेंस्ट द लेगेसी ब्रांड. अब फेम 2 से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, इससे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी ट्रूली इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किए हैं विद द यूनिक डिज़ाइन विच विल केटर टू द इंडियन commuters नीड. Now they cost between 1 lakh to 1.5 lakh. And ये जो vehicles हैं they are produced by scores of local workshop, as and the small enterprises. And they are dominating the 3 wheeler market. जो legacy automakers हैं they have their own E3 wheeler offerings but they are struggling to compete with the local producers. तो जो 3 wheeler की जो market है वहाँ पे जो local manufacturers हैं उनका जो dominance देखने के लिए मिल रही है. legacy manufacturers 3 wheeler market को capture नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे local producers ही dominate कर रहे हैं. Lastly, there are some issues that need to be addressed. सबसे पहले तो we are seeing that there is low rate of adoption. अगर हम E2 wheeler की बात करें या 4 wheeler की बात करें, so they have problem on both demand as well as supply side, जिसकी वजह से इन दोनों कैटेगरीज में जो adoption rate है वो काफ़ी ज़्यादा लो है. And consumers are also very apprehensive in adopting such vehicles given the host of issues which come with it. कुछ इंसिडेंट्स भी हुए हैं like there were fire in the e-scooter, तो इससे भी जो एप्रीहेंशन है उसमें एडअप किया गया है, तो इसकी वजह से भी अडॉप्शन जो है वो कम है, एप्रीहेंसिवनेस इसमें ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है. रिलायबल मैन्युफैक्चरर्स जो इस तरीके के एरिया में जो रिलायबल हो दे आर हार्ड टू कम बाय. इफ़ वी टॉक अबाउट दी पैसेंजर सेफ्टी, तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हैं दे आर लैकिंग दैट मोटिवेशन to invest in the design which will mainly focus on the safety of the passengers. Plus we are seeing कि जो manufacturing industry है that is also fragmented with non-uniform standards and this has made the legacy automakers to struggle and to compete with the local manufacturers. जो future policy हमें देखने के लिए मिलेगी, हो सकता है कि इसके अंदर appropriate design और जो passenger safety standards हैं वो include किए जाएँ, ताकि एटलीस्ट जो पैसेंजर सेफ्टी के जो इश्यूज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो फेस कर रही है वो यहाँ से डील हो सकें, सो दैट देयर इज़ हाई रेट ऑफ अडॉप्शन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.